हेलो, वेलकम टू स्टडी सर। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 6 स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 10 शहरी एवं ग्राम्य जीवन को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके सुझाव जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक चित्र है और इसको देखते हैं कि किसमें क्या है कि कृषि कार्य से जुड़े औजारों के चित्र दिए हुए हैं। तो नंबर 1 में 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 जो है अलग अलग प्रकार के औजारों के जो है चित्र दिए हुए हैं। तो जो है पिछले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा कि मौर्य सम्राट जो था अशोक के शासनकाल में मगध का साम्राज्य जो है वो उत्कर्ष पर था और लोहे के प्रयोग ने है कृषि एवं उत्पादन को बढ़ाया जिससे साम्राज्य की जो है स्मृति बढ़ी। और लगभग 185 ईस्वी पूर्व में, टाइम पीरियड याद रखिएगा कि 185 ईस्वी पूर्व में अशोक के जो है अक्षम उत्तराधिकारी एवं उनकी प्रशासनिक कमजोरियों की वजह से जो है मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया और उसकी एकता छिन्न भिन्न हो गई। परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य जो है वो अस्तित्व में आ गए और मगध में शुंग वंश एवं कर्ण वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश एवं कलिंग में जो है खारवेल राजवंश के शासन की शुरुआत हुई। और इसी समय भारत में विदेशियों के भी आक्रमण हुए और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भागों में हिंद यूनानियों का शासन जो है विस्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशियाई शकों का भी शासन रहा और उसके बाद जो है कुषाण वंशों के शासकों ने यहाँ शासन किया। और इसके विषय में जो है हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर में उसमें है इस पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कि जो टाइम पीरियड था 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक जो भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे और फिर भी ये हाल काल जो है कृषि एवं उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। और इस काल में कृषि का जो प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर जो स्थल मार्ग की खोज की तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के रास्ते भी खुले। तो इस चैप्टर में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर कालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर एक जो है उस टाइम जो तत्कालीन भारत था उसके एक व्यापारिक मार्ग का चित्र दिया हुआ है कि कैसे बेबीलोनिया से होकर पारस की खाड़ी होते हुए सिंधु नदी के और तक्षशिला से होते हुए मथुरा होते हुए जो व्यापार का जाल था वो पूरा फैला हुआ था। और इधर से जो है बाली, जावा, सुमात्रा और क्या था कि मलक्का से होते हुए तब भारत तक जो व्यापार का जाल फैला हुआ था। तो खेती का विकास कैसे हुआ कि खेती के विकास में लोहे के औजारों का जो है विशेष महत्व रहा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ जो है हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन इतना अधिक नहीं था कि लोग बाजार में जाकर बेच सके, अपनी अतिरिक्त जरूरतों को पूरा कर सके। और मौर्य काल में लोगों के द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए उससे खेती का काम तेजी से होने लगा। मौर्योत्तर काल में भी इसका विकास का क्रम जारी रहा और लोगों ने जो है लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से गहराई तक किए जाने लगे और ऐसा नहीं था कि पहले खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजारों का जो है प्रयोग होता था। खेती के विकास में लोहे के औजारों के साथ साथ अधिरोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। जैसे धान का बीज तैयार कर पुनः रोपने से उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। सिंचाई की व्यवस्था, हमारे यहाँ जो है खेती शुरू में मानसून पर निर्भर है और अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी ही परिस्थितियां होती थी, अतः खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग रेहट का वर्णन है और यद्यपि सिंचाई हेतु नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल में भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया जिससे उत्पादन में है वृद्धि हुई। सुदर्शन झील के बारे में, सुदर्शन झील का जो है निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और इस झील से सिंचाई के लिए जो है नहरें निकाली गई, लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान ने क्या है उसका तटबंध टूट गया और उसका सारा पानी जो है वो बह गया। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? रुद्रदामन नामक शासक के एक अभिलेख जो है, कहाँ मिला उसका अभिलेख? जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे मिलती है। तो इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि रुद्रदामन ने जो है इसे दोबारा बनवाया और इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा जो है 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। और रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देते हैं कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया और सारा खर्च जो है वो सरकारी खजाने से किया गया। पुनः यह 300 वर्षों बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश का शासक स्कंदगुप्त ने किया।
खेती के विकास के फायदे क्या क्या फायदे थे कि सिंचाई एवं औजारों के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बढ़ा और लोगों को खेती के कार्य में रोजगार मिला और साथ ही साथ उनकी मजदूरी भी बढ़ी। राजाओं द्वारा सिंचाई का प्रबंध किए जाने से उत्पादकता बढ़ने से उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक राजस्व प्राप्त होने लगा और राजा को अधिक धन की प्राप्ति ने उसे क्या है महल बनाने, सेना रखने एवं किला बनाने के लिए साधन उपलब्ध कराए। अधिक उत्पादन ने उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया और व्यापार का विकास जो है इनका एक प्रमुख परिणाम था। व्यापार इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य का विकास बड़े पैमाने पर हुआ और व्यापार की प्रगति के लिए मौर्य काल में ही कई स्थल मार्गों का निर्माण एवं विकास किया गया था। पाटलिपुत्र से तक्षशिला तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति बंगाल को जोड़ने वाली सड़कें जो है वो स्थलीय व्यापार के महत्वपूर्ण साधन थे। मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में व्यापारिक मार्गों का विकास हुआ और कुछ व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया और पश्चिम एशिया से भी जुड़े हुए थे। उत्तर पश्चिम भारत में हिंदुस्तानी, शक, कुषाण आदि शासकों के जो है राज स्थापित होने से उपमहाद्वीप का क्या हुआ, पश्चिमी एवं मध्य एशिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। मध्य एशिया से भारत होते हुए एक व्यापारिक मार्ग गुजरता था जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था और यह रेशम मार्ग था क्योंकि चीन से होने वाले रेशम का व्यापार प्रायः इसी मार्ग से होता था। तो जो रेशम मार्ग था वो कहाँ से कहाँ जोड़ता था, चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था और ये मध्य एशिया के से भारत होते हुए जो व्यापारिक मार्ग था उसे रेशम मार्ग कहते हैं। तो रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक बड़ा भाग इन्हीं क्षेत्रों से जो है जुड़ा हुआ था और रोम भारत में निर्मित विलासिता की सामग्री जैसे रेशम, मसाला, मोती, हाथी दांत से बने आभूषण आदि का एक बड़ा ग्राहक था। संगमकालीन व्यापार कैसा था कि दक्षिण भारत में दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि 2nd सेंचुरी एडी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक का काल जो है वो सॉरी 3rd सेंचुरी बीसी, ईस्वी पूर्व है ना, बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी तक का जो काल है, 3rd सेंचुरी यहाँ पे 3rd सेंचुरी एडी है और ये 2nd सेंचुरी बीसी है के जो टाइम पीरियड था इसको क्या कहते हैं, संगम काल के नाम से जाना जाता है। और इस दौरान दक्षिण भारत में व्यापार वाणिज्य के प्रमाण मिलते हैं और संगम साहित्य के अनुसार यहाँ की भूमि जो है काफी उर्वर थी और पर्याप्त मात्रा में अनाज, फल, फूल, मसाले, मांस एवं मछली यहाँ के लोगों को उपलब्ध थे। कृषि से प्राप्त राजस्व आय का जो है वो प्रमुख स्रोत था, लेकिन आंतरिक एवं विदेशी जो है व्यापार संगम काल की समृद्धि का मुख्य कारण था। कई बंदरगाह वाले शहर जो थे व्यापार के केंद्र थे, जिनमें पुहार भी जो था एक बहुत क्या था, पुहार भी था, क्या था, व्यापार का एक केंद्र था और बंदरगाह था। सर्वाधिक लाभप्रद समुद्री व्यापार दक्षिण भारत से होने वाला रोमन व्यापार था और दक्षिण भारत के तीनों राजवंशों के शासकों जो चोल, पांड्य और चेर ने संगम कालीन व्यापार को जो है उन्नत बनाया। तो संगम काल क्या था, तो संगम शब्द का जो तात्पर्य कवियों की सभा से है। दक्षिण भारत के शासक समय समय पर तमिल कवियों की सभा आयोजित करवाते थे और इन कवियों का काम ऐसे साहित्य की रचना करना था जिससे तत्कालीन अर्थव्यवस्था, व्यापार तथा वाणिज्य एवं शिल्प आदि की जानकारी सभी को मिल सके। इनके द्वारा लिखे गए साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण में 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल एवं चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। पुहार जो बंदरगाह था उसके व्यापारिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं कि पुहार की व्यापारिक गतिविधियां एक अवलोकन। तो पुहार संगम काल की काफी सुविधाजनक बंदरगाह था जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। कहाँ पे स्थित था, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। यहाँ विदेशों के माल लेकर आने वाले बड़े बड़े जहाज भी बिना पाल उतारे ही तट पर आ जाते थे और विदेशों से आयात होने वाली बहुमूल्य सामग्री जो है वो गोदी बाड़े यानी कि डॉकयार्ड जो है उस पर उतारी जाती थी। विदेश से व्यापार के कारण पुहार के लोग जो है काफी धनी हो गए थे और इस नगर में जो है अनेक ऊंचे ऊंचे और भव्य भवन बनने लगे थे। ये भवन जो थे वो कई मंजिल वाले थे और अलग अलग कक्ष होते थे। प्रत्येक भवन में गलियारे, बरामदे तथा जो है अनेक कमरे होते थे और इन भवनों में ऊपर तो धनी व्यापारियों का परिवार रहता था और नीचे के मंजिल का जो उपयोग है व्यापार के लिए होता था। समुद्र तट पर स्थित व्यापारी जहाजों पर ध्वज लहराते थे और इनके साथ विभिन्न रंगों के झंडे भी होते थे जो जहाजों पर लदे विशिष्ट प्रकार के माल तथा फैशन परस्तों के लिए उपयोगी सामान का एक प्रकार से विज्ञापन करते थे। संगमकालीन भारत के तटीय शहर जो थे उसमें कौन कौन से फेमस थे, तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकमेडु में यवन व्यापारी जो है काफी संख्या में रहते थे। कौन कौन से थे, तटीय शहर मतलब जो कोस्टल एरिया जिसे कहते हैं हम लोग, इसमें तोंडी, मुजरिस, पुहार, अरिकामेडु ये शहर जो है वो काफी फेमस थे और इसमें जो था यवन व्यापारी जो है काफी ज्यादा संख्या में रहते थे।
ये लोग बोतल में शराब, विभिन्न प्रकार के दीपक एवं सोना लाते थे और इसके बदले ये लोग काली मिर्च एवं अन्य मसाले तथा समुद्र एवं पर्वत से प्राप्त दुर्लभ वस्तुओं को यहाँ से ले जाते थे। यहाँ हुई खुदाई में रोमन सुराहियों के टुकड़े, रोमन ताम्र सिक्के तथा ग्रेफाइट के चिन्हों वाले काले एवं लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिनसे हमें भारत का रोम के साथ व्यापार की जानकारी मिलती है। और भारत द्वारा निर्यात किए गए सामान के बदले बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के भी जो है यहाँ आते थे। तो विनिमय के जो साधन थे सिक्के थे। व्यापार वाणिज्य में विकास के साथ ही विनिमय लेन देन के साधन के रूप में सिक्कों का प्रचलन बढ़ा। तो पिछले चैप्टर्स में हम लोग क्या है कि संपत्ति और समृद्धि के प्रतीक के रूप में जो है गाय को देखे थे जब वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे। लेकिन कहते कि पहले व्यापार में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सिक्कों का आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाने लगा। पहले था कि असमान भार वाले तथा अमानकीकृत आहत सिक्के का उपयोग किया जाता था, परंतु मौर्यों के बाद भारत में आंतरिक और बाह्य व्यापार का विकास हुआ। हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्कों को पहली बार जो है जारी किया। तो हिंद यूनानी जो शासक, जब उनका शासन हुआ भारत में, तो उन्होंने सोने के सिक्कों का जो है सबसे पहले भारत में जारी किया, है ना। अब यहाँ पे जानेंगे कि आहत सिक्के या पंचमार्क कॉइन जो होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये पंचमार्क कॉइन का एक चित्र है। और पंचमार्क जो था कि आहत सिक्के क्या होते हैं कि चांदी या सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्हों को आहत कर बनाए जाने के कारण इसे आहत सिक्का कहा जाता था। कुषाणों के समय जो था वो उसमें था कि सोने और चांदी के जो सिक्के जारी किए गए थे उनका प्रचलन व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित था और इन शासकों के द्वारा दैनिक कार्यों के उपभोग के लिए तांबे के सिक्के भी प्रचलन में लाए गए। पुरातत्वविदों को इस काल के सिक्के बड़े पैमाने पर मिले और इन सिक्कों से हमें उसकी जारी करने वाले शासकों के समय व्यापार वाणिज्य एवं आर्थिक समृद्धि की जानकारी मिलती है। सिक्कों पर शासकों, देवताओं आदि के चित्र अंकित रहने से उस काल के कलात्मक विकास की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और कुषाण शासक के सिक्कों पर बौद्ध धर्म के चिन्ह जो है अंकित मिलते हैं। अतः यह सिक्के जो है उस समय भी क्या है कि आर्थिक संपन्नता और धार्मिक मान्यताओं पर भी प्रकाश डालते हैं। शहर की समृद्धि एवं शहर जो है विभिन्न गतिविधियों का केंद्र। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्रों में अत्यधिक विकास ने शहरों की समृद्धि को बढ़ाया। जातक कथाओं से हमें जो जानकारी प्राप्त होती है कि किस तरह लोग व्यापार के माध्यम से आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे थे और शहर की जो है शहर जो था वो कई गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। वे क्या करते थे कि शिल्प कला, व्यापार, वाणिज्य, धर्म, शिक्षा आदि के केंद्र के रूप में विकसित थे। और इस समय उत्तरी भारत के प्रमुख नगर थे। कौन कौन से उत्तरी भारत के प्रमुख नगर? पहला इसको याद रखना है कि तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। तक्षशिला, कौशाम्बी, श्रावस्ती, हस्तिनापुर, मथुरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी। दक्षिण भारत में जो था, और दक्षिण भारत के प्रमुख शहर कौन कौन से थे? टगर, पैठन, धन्नकटक, अमरावती, अरिकामेडु आदि जो थे वो महत्वपूर्ण शहर थे। अब हम लोग पढ़ेंगे पाटलिपुत्र के बारे में कि विभिन्न गतिविधियों के केंद्र के रूप में हम पाटलिपुत्र या पटना का जो है उदाहरण ले सकते हैं। ये महाजनपद काल से ही अर्थात 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण नगर रहा है और यहाँ यातायात के लिए 2 तरह के साधन जो है वो उपलब्ध थे। क्या क्या थे कि पहला तो था जलमार्ग और स्थल मार्ग। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला की ओर जाने वाला स्थल मार्ग जो था वो पाटलिपुत्र से ही होकर जाता था और दूसरी ओर जलमार्ग द्वारा जो था ताम्रलिपि बंगाल का बंदरगाह था और यहाँ से रास्ता जो है वो जाता था। ये बर्मा और श्रीलंका के लिए जो था एक प्रमुख बंदरगाह था और शहर के चारों तरफ से किलेबंदी की गई थी। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने के लिए भी जो थे कई संघाराम थे या फिर सराय थे। और यहाँ का जो वर्तमान पटना का भिकना पहाड़ी जो था संभवतः किसी समय बौद्ध भिक्षुओं के ठहरने की जगह थी और पाटलिपुत्र राजकीय एवं लोक कला के प्रसिद्ध केंद्र के रूप में विकसित था। आसपास के किसान एवं पशुपालक अपने उत्पादन को बेचने शहर आया करते थे। पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक प्रशासनिक गतिविधि का प्रधान केंद्र बना रहा और यहाँ बड़े बड़े प्रशासनिक एवं सैन्य अधिकारी जो है वो निवास करते थे, जो उच्च वर्ग के आय समूह के लोग होते थे। इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियां जो है वो विकसित की गई थी और इन अधिकारियों द्वारा मठों एवं मंदिरों को दान दिया जाता था। प्रायः जो शहर के राजा या रानी, बड़े बड़े अधिकारी, धनी व्यापारी एवं शिल्पकार जो है वो दान देते थे। तो स्रोतों से जानकारी मिलती है कि यहाँ अस्त्र शस्त्र बनाने वाले, रथ बनाने वाले रथकार और सोनार, लोहार, बुनकर, बढ़ई आदि जो है वो निवास करते थे।
आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उस समय जो था कि गांव के बारे में अपेक्षाकृत कम जानकारी प्राप्त है हम लोगों को अभी, और क्योंकि उस समय के गांवों की खुदाई जो है पुरातत्वविदों के द्वारा शायद ही हुए हैं, फिर भी अभिलेखों एवं तत्कालीन साहित्यों से हमें गांव के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। मौर्योत्तर काल में क्या था कि सभी गांव जो है एक समान नहीं थे। क्या था कि मौर्योत्तर काल में सभी गांव एक समान नहीं थे, उन पर कहीं परिस्थिति एवं जलवायु का असर था तो कहीं सांस्कृतिक भिन्नता थी। पहाड़ी एवं वन्य प्रदेश के गांव जो था वो दूर दूर बसे थे एवं उनकी जनसंख्या जो थी वो विरल थी, जबकि गंगा घाटी के गांव जो था घनी आबादी से युक्त थे और उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के गांव की प्रशासनिक संरचना और स्थानीय प्रशासन जो था वो उत्तर भारत के प्रशासनिक संरचना और स्थानीय प्रशासन से थोड़ा भिन्न था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे गांवों का सामाजिक एवं प्रशासनिक स्तर कैसा था। गांव में जो था सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वो गांव का मुखिया होता था और जिसको क्या बोला जाता है, ग्राम भोजक भी कहा जाता था। और ये पद जो वो था वो वंशानुगत होता था। इसके पास क्या था, गांव में जो है सबसे अधिक भूमि होती थी और ये खेती करने के लिए दास या गुलाम बंधुआ मजदूर रखते थे। ये राजा के लिए कर भी वसूलते थे तथा न्यायाधीश एवं पुलिस का भी काम करते थे। छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि होती थी उसे क्या कहते थे, गृहपति कहा जाता था। और गांव में कुछ ऐसे लोग भी रहते थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी और वे दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते थे। इस तरह के लोगों में दास, कर्मकार जो है, कर्मकार को शिल्पकार भी कहते हैं, आदि शामिल थे। और दक्षिण भारत के बड़े किसानों को जो है वेल्लाल कहा जाता है। क्या कहा जाता था, वेल्लाल। तो ये पूछा गया था किसी एग्जाम में कि दक्षिण भारत के बड़े किसानों को क्या कहा जाता है, वेल्लाल कहा जाता है। और छोटे स्तर के किसान जिसके पास अपनी भूमि होती थी उसे क्या कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। यहाँ आगे है कि बड़े किसानों को जहाँ बेल्लाल कहा जाता था वहीं छोटे किसानों को क्या कहा जाता था, उनवार कहा जाता था। भूमिहीन मजदूर वर्ग और दासों को कडेसियार या फिर आदिमय कहा जाता था। अधिकांश गांव जो बड़े बड़े होते थे उसमें लोहार, कुम्हार, बड़े बुनकर जैसे शिल्पकार भी होते थे। मौर्योत्तरकालीन भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई तरह के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। कश्मीर, कोसल, विदर्भ और कलिंग जो था वो हीरो के लिए विख्यात था। तो हीरा कहाँ कहाँ मिलता था, कश्मीर, कोसल, विदर्भ और कलिंग। और मगध के वृक्ष के रेशों से बने वस्त्रों के लिए, और बंगाल क्या था कि बंगाल मलमल के रेशों से बने वस्त्रों के लिए जो था वो प्रसिद्ध था। कपड़ों के उत्पादन के लिए उत्तर में काशी एवं दक्षिण में जो था मदुरै प्रमुख केंद्र था। यहाँ महिलाएं भी काम करती थी, विशेषकर सूत काटने का काम जो है वो महिलाएं किया करती थी। इस काल में व्यापारी एवं शिल्पकार संगठित रूप से काम करने लगे थे और इनके अपने अपने संघ थे जिसे श्रेणी कहा जाता था। श्रेणियों के द्वारा शिल्पकारों को प्रशिक्षण देने, कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा तैयार माल का वितरण कराने का कार्य किया जाता था। तो व्यापारी और शिल्पकार के संगठन को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था, मतलब उसके संघ को। और वही संघ जो था वो शिल्पकारों को क्या कहते थे, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देते थे, कच्चा माल उपलब्ध कराते थे और तैयार माल का वितरण कराने का जो कार्य सब क्या था, श्रेणियों का था। श्रेणियों का कार्य यहाँ पर था कि जो ये बैंक का भी कार्य करती थी और जमा धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। लाभांश का कुछ हिस्सा पैसा जमा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता था और इसका कुछ हिस्सा धार्मिक संस्थाओं के विकास के रूप में भी दिया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि मौर्योत्तर कालीन भारत में क्या था कि राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भी कृषि और व्यापार में इतनी अधिक प्रगति हुई कि भारत यहाँ उत्पादित वस्तुओं एवं प्राप्त खनिजों को विदेशों में निर्यात करने वाला देश बन गया था। और इसी क्रम में भारतीय धर्म एवं संस्कृति का विदेशी धर्म एवं संस्कृति के साथ समन्वय स्थापित हुआ। परिणाम स्वरूप सुदूर पूर्व के देशों के कला एवं साहित्य भी जो है इससे प्रभावित हुए। तो जातक कथा है एक यहाँ पे, उसमें क्या था कि एक निर्धन की चतुराई। जातक कथा मतलब ये कथाएं जो आम लोगों में प्रचलित थी, जिनका संकलन किसी बौद्ध भिक्षुओं ने किया था। और इस कथा में ये बताया गया है कि कैसे एक निर्धन व्यक्ति अपनी चतुराई से और अपने व्यापार के माध्यम से धनी बन जाता है। तो क्या था इस स्टोरी में कि एक शहर में एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो उसने एक मरा हुआ चूहा को देखा। उसने चूहे को उठाकर उसने एक दुकान के मालिक को एक सिक्के में उसकी बिल्ली के लिए जो है बेच दिया। दूसरे दिन बड़ी जोरों से आंधी आई, वहां राजा का बगीचा जो है टहनियों एवं पत्तों से भर गया। राजा का माली उसे साफ करने के लिए परेशान था। तभी इस व्यक्ति ने क्या था कि बगीचे की सफाई का काम माली से इस शर्त पर ले लिया कि बदले में माली जो है सारी टहनियां एवं पत्ते जो है उसे दे देगा। माली तुरंत तैयार हो गया। उसी समय पास में बहुत से बच्चे खेल रहे थे। व्यक्ति ने उन्हें मिठाई का लालच देकर टहनियों एवं पत्तों को बाहर रखने को कहा और देखते ही देखते बगीचा जो है बिल्कुल साफ हो गया। टहनियां एवं पत्ते भी एक जगह जमा हो गए। तभी राजा का कुम्हार जो है बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश में उधर से गुजर रहा था।
तो उस चतुर व्यक्ति ने उन टहनियों एवं पत्तों को जो है उसके हाथ से बेच दिया, जिससे उसके पास जो है कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद उस व्यक्ति को एक चतुराई सूझी और उसने एक बड़े बर्तन में पानी लेकर घास काटने वाले को 500 व्यक्तियों को पानी पिलाया। उसकी सेवा भक्ति देखकर घास काटने वालों ने उससे कहा कि तुमने हमारी जो है प्यास बुझाई, तो बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। चतुर व्यक्ति ने उसके बाद एक व्यापारी से दोस्ती कर ली और उस व्यापारी ने उसको बताया कि कल 500 घोड़ों के साथ एक बड़ा व्यापारी जो है शहर में आ रहा है। तभी उस व्यक्ति ने घास काटने वालों के पास जाकर कहा कि कल तुम सभी मुझे एक एक गट्टर घास दे देना, तब तक अपनी घास मत बेचना जब तक मेरी पूरी घास नहीं बिक जाए। और इस तरह उस व्यक्ति के पास जो है वो 500 गट्टर घास जमा हो गए। जब घोड़े के व्यापारी का कहीं घास नहीं मिला तो उसने क्या उस व्यक्ति से 1000 सिक्के में इसके सारे घास खरीद लिए। और इस तरह देखते ही देखते अपनी चतुराई से वो निर्धन व्यक्ति जो है वो धनी बन गया। तो ये चैप्टर जो है इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता था। तो छोटे और स्वतंत्र किसानों को तो गृहपति कहा जाता था, उसे गृहपति कहा जाता था। और संगम कालीन दक्षिण भारतीय संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था, उन्हें वेल्लार कहा जाता था। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। संगम कालीन व्यापारिक नगर मतलब कौन सा इसमें जो है संगम कालीन व्यापारिक नगर नहीं है, तो इसमें क्या है कन्याकुमारी। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।